हेलो फ्रेंड्स। आज मैं राजनीतिक शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्लूटो के दार्शनिक राजाओं का शासन के बारे में चर्चा करूंगा। फ्रेंड, इससे पहले हम लोगों ने प्लूटो के जीवन परिचय को देखा। उसके बाद हम लोगों ने प्लेटो का न्याय सिद्धांत को देखा, फिर प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत को देखा, फिर हम लोगों ने प्लेटो का साम्यवाद को देखा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्लूटो के दार्शनिक राजाओं का शासन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फोस्टर प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। तो फोस्टर एक विचारक है, तो उन्होंने कहा कि प्लेटो का जो संपूर्ण राजनीतिक दर्शन है वह हमेशा और ज़्यादा किसके तरफ झुकाव है? दार्शनिक राजाओं के प्रति। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब एथेंस में यूनान के उस टाइम जब प्लेटो उस समय थे, तो उसका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? वहाँ पे कुलीन वर्ग में हुआ था। उनके परिवार की इच्छा थी कि राजनीति में प्रवेश करे, तो इसलिए उन्होंने सुकरात से, उनके जो प्रिय गुरु थे सुकरात थे, तो उनसे शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करने लगा। फिर क्या हुआ? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा समझा कि सुकरात अन्याय का शिकार हो गया, उन्हें विषपान करना पड़ा। जब अन्याय का शिकार हुआ तो प्लेटो ने राजनीतिक जीवन व्यतीत ना करके उन्होंने क्या किया? दार्शनिक जीवन की बुराइयों को दूर करने के लिए 12 वर्ष तक इधर उधर भटका। फिर वापस आया। आने के बाद उन्होंने न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ चुका हूँ। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दार्शनिक राजाओं का शासन। वे इन सब बुराइयों में एक दार्शनिक राजाओं का शासन भी चाहते थे, और एक चाहते थे कि आदर्श राज्य हो। इसको हम लोग आने वाले कुछ दिन के बाद इस वीडियो के माध्यम से आदर्श राज्य को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सब 5 जो उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा था। तो अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा न होंगे, या इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। तो उन्होंने साफ तौर पर अपने पुस्तक रिपब्लिक में उन्होंने लिखा कि जो एथेंस का राज्य है वहाँ पे कष्ट का अंत कब होगा? जब तक कि राजा दार्शनिक ना होगा। अगर दार्शनिक राजा होगा तब कष्टों का अंत होगा, अगर दार्शनिक राजा नहीं हुआ तो कष्टों का अंत नहीं होगा। और इस संसार में जितने भी राजा हैं या उसके युवराज हैं, सबको दर्शन की भावना और सत्ता जो है कि उन्हें ज़्यादा इच्छा महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए। उन्हें सिर्फ देश के बारे में, अपने राष्ट्र के प्रति सोचना चाहिए। तो इस संबंध में प्लेटो की विचारधारा सुकरात के इस विश्वास पर आधारित है कि दर्शन ही आत्मा के देखभाल की कला है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग पहले से भी देखते आ रहे हैं कि सुकरात जो चाहता था वही प्लूटो ने उसको किया। तो एक पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया कि प्लेटो सुकरात का ही छाया दिखता है। उन्होंने अपने जो बात करने की शैली से, तो वहाँ से भी जो प्रश्न उत्तर जो पूछा करते थे निगमनात्मक शैली में, तो वहाँ भी उन्होंने सुकरात को ही रखा। प्लेटो ने सुकरात के रूप में ही जवाब देते थे। तो हम लोगों ने अच्छे प्रकार से समझ लिया कि वह चाहता था कि जो राजा हो वह क्या हो? ज्ञानी हो, वह स्वार्थी नहीं हो, वह राष्ट्र के प्रति ही सोचे। तो यद्यपि प्लेटो का सामान्यतः एक ही दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करने के पक्ष में है, किंतु उसका विचार है कि यदि किसी राज्य में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा, चरित्र की श्रेष्ठता और दूरदर्शिता से संपन्न व्यक्ति हो, तो दार्शनिक राजा को इनके साथ मिलकर शासन का संचालन करना चाहिए। तो प्लूटो ये सिर्फ ये नहीं चाहता था कि एक राज्य में सिर्फ एक ही शासक बन सकता है। उनका कहना था कि अगर 2-3 शासक की क्षमता रखता हो, उस शासक बनने का योग्यता रखता हो, तो क्या, तो वो चाहते थे कि सब लोग मिलजुल कर शासन करें और राज्य को संचालित करें। तो प्लेटो का दार्शनिक शासक कैसा होना चाहिए, अब हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
प्लेटो का दार्शनिक शासक राजा के राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तदात्म्य स्थापित कर लेता है। उसके अपने कोई हित नहीं होते हैं और वह संपूर्ण समुदाय के हितों को ही दृष्टि में रखता है। उसमें तृष्णा और ऐन्द्रियक विषयों को भोगने की लालसा नहीं होती। उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण होते हैं। वह सत्य का अन्वेषक है और तब तक अपना प्रयत्न जारी रखता है जब तक कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। वह सत्यम शिवम सुंदरम का मूर्तिमान स्वरूप होता है। तो फ्रेंड, हम लोगों ने अच्छे प्रकार से समझ लिया कि प्लेटो का दार्शनिक शासक जो है वो क्या है कि हमेशा वो राज्य के हित में ही सोचे, अपने हित को भूल जाए। उनका कोई अपना हित नहीं होगा, वह हमेशा समुदाय के हितों के बारे में सोचेगा। उसके अंदर कोई दुख, कोई उसका इच्छा, भोगने की लालसा, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण होना चाहिए। वही सत्यम है, वही शिवम है, वही सुंदरम, ये सब जितने भी मूर्तिमान स्वरूप है वो सब उसके अंदर होना ही चाहिए। वह हमेशा सच्चा ज्ञान का ही प्राप्ति करे और ना ही वह झूठ का रास्ता को अपनाए। तो इसी के विषय में एक चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस हैं, तो जहाँ उनका कहना है कि जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक है और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं वहाँ कानून निरर्थक है। उनका भी कहना सही है कि अगर राजा सद्गुणी है तो कानून क्या आवश्यकता, और अगर राजा सद्गुणी नहीं है तो कानून लगा के भी आप क्या करोगे, वो भी निरर्थक है। तो चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस जो कहना चाह रहे थे वही प्लूटो का भी सिद्धांत मिलता जुलता ही हम लोगों को प्रतीत होता है। तो इसी के साथ एक बारकर विचारक है, उनका भी कहना है दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य संरचना की समस्त पद्धति का न्यायसंगत परिणाम है, वह कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। तो फ्रेंड्स, बारकर का कहना यही है कि प्लेटो ने पहले क्या किया, वहाँ पे न्याय सिद्धांत को लाया। न्याय सिद्धांत के बाद क्या किया, शिक्षा दिया। शिक्षा के लिए क्या किया, जो उसको त्रुटियां था उसको कम करने के लिए क्या किया, साम्यवाद लाया। साम्यवाद में भी क्या लाया, परिवारवाद, साम्यवाद, संपत्ति साम्यवाद। फिर ये सब के बाद वह दार्शनिक राजा की कल्पना किया। तो ये सब जो है एक स्ट्रक्चर वे में चले आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बाहर से उसको थोप दिया गया है या किसी को अन्य भार दिया गया। ये बहुत दिन से, मतलब कि ये प्रयत्न किया हुआ है कि पहले से ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ये अचानक से कुछ किया हुआ नहीं है इसका पूरा। तो उसी प्रकार जो बारकर कहना चाह रहे हैं कि दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य रचना की समस्त पद्धति का न्याय संगत परिणाम है, वह मतलब पहले से कैलकुलेट किया हुआ, इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ऐसा नहीं है कि वह कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। तो हम लोगों ने अच्छे प्रकार से अब समझ लिया है। अब हम लोग समझेंगे कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिकों के शासन की एक विशेषता यह है कि दार्शनिक शासक या शासकों को शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। वे कानून, परंपरा या जनमत के अधीन नहीं है। लेकिन दार्शनिक शासक की निरंकुशता असीमित नहीं है, वह संविधान के मूल प्रावधानों से स्वतंत्र नहीं है। तो फ्रेंड, प्लूटो का जो दार्शनिक राजा है वो क्या है, वह स्वतंत्र है। उसको कोई कानून या परंपरा या जनमत के अधीन नहीं है। लेकिन उसका जो निरंकुशता है उसको भी असीमित नहीं है, लेकिन उसे कुछ जो संविधान के मूल प्रावधान है उससे भी वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन प्लेटो क्या करता है कि उसके ऊपर 4 नियम का पालन करवाता है। वह चाहता है कि वह 4 नियम को पालन करना ही पड़ेगा। ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि क्या दार्शनिक राजा, जो प्लेटो के दार्शनिक राजा है, वह जो चाहे वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानता है, प्लेटो जानता है कि वो इतना पढ़ा दिया है कि वह हमेशा सत्य ही बोलेगा, वह हमेशा राज्य के प्रति ही सोचेगा, वह हमेशा राष्ट्र के हित के लिए ही कार्य करेगा। लेकिन फिर भी प्लेटो ने 4 नियम का पालन करने के लिए बाध्य किया। वह नियम यही है कि दार्शनिक शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में धन और संपत्ति की असमानताएं बहुत अधिक विषम ना हो जाए, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो जाती है। तो फ्रेंड, वह चाहते थे कि ऐसा नहीं हो कि राज्य में कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत गरीब हो गए, तो इससे संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हमेशा दार्शनिक जो शासक होंगे, जो राजा होंगे, उन्हें हमेशा इन बात को ख्याल रखना पड़ेगा
कि हमेशा जो समाज का एक तबका है वह दूसरे तबका में हमेशा सामान्य रूप से रहे, ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा अमीर हो जाए गरीब हो जाए। दूसरा है कि दार्शनिक शासक द्वारा राज्य का आकार इतना ही बनाए रखना चाहिए कि राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। तो प्लूटो चाहता था कि जो दार्शनिक राजा है वो हमेशा क्या करे, राज्य का आकार जो है एक सीमित बना के रखे। ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा आकार बना दिए, अब किसी को हम संभाल ही नहीं पा रहे हैं, राज्य की एकता को हम बना के नहीं रख पा रहे, आत्मनिर्भर नहीं रह पा रहे, दूसरे पर क्या हो रहा है कि विद्रोह हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा एक संतुलित राज्य होना चाहिए। तीसरा है कि उन्हें न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्य का पालन करता रहे। तो जैसे कि उसका न्याय का सिद्धांत ही यही था कि अपने कार्य को करना, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, वही न्याय है। हम लोगों ने न्याय सिद्धांत में अच्छी प्रकार से समझा। तो वही चाहते थे कि जो प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य ही करते रहे। हम ऐसा नहीं हो कि एक आदमी आज शासक बना तो दूसरा भी शासक बन जाए, ऐसा नहीं। जिसको वो कार्य दिया गया है वो अपना कार्य 100% करता रहे। चौथा है कि शासक के द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। जो हम लोगों ने प्लेटो का दिया हुआ शिक्षा सिद्धांत था उसको हम लोगों ने भली भांति समझा। तो उसमें क्या बोला कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जो जैसा चला आ रहा है वैसा ही होना चाहिए। तो ये चार जो है ये प्रमुख उनके उन्होंने बोला है कि इन्हें चार नियम का पालन करना अति आवश्यक है। अब हम लोग समझेंगे इसका निष्कर्ष क्या निकल जाएगा इस चारों से, कि दार्शनिक शासकों के संबंध में विशेष बात यह है कि उनका जीवन भोग का नहीं वरन त्याग और समर्पण का जीवन है। यद्यपि उन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी किंतु उन्हें उनके अपने व्यक्तिगत हित, संपत्ति या परिवार नहीं होगा। तो हम लोगों ने पहले से भी, जब हम लोगों ने शिक्षा सिद्धांत को देखा, जब हम लोगों ने साम्यवाद सिद्धांत को देखा, वह हमेशा चाह रहा था कि उससे एक अच्छा शासक निकले। अच्छा शासक इसलिए चाहता था कि वह जो राज्य है वह आदर्श राज्य बना सके। तो हम लोग अभी दार्शनिक शासक जो अच्छे शासक हैं उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वह शासक कैसा चाहता था कि वह भोगी नहीं हो, ये जीवन भोग का नहीं है, वह हमेशा त्याग का करे, समर्पण करे, अपने जीवन जो है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दे। उनके पास सब शक्तियाँ होंगी, लेकिन साम्यवाद में हम लोगों ने देखा कि शिक्षा में वो त्रुटियाँ आ जा रहा था। तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए साम्यवाद में उन्होंने संपत्तिवाद, साम्यवाद और स्त्री साम्यवाद को लाया। तो उससे संपत्ति और परिवार को दूर किया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आलोचनाएं उनके क्या क्या हैं। प्लेटो के दार्शनिक राजाओं के शासन की धारणा में अनेक गंभीर दोष हैं जो निम्न है। पहला है निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। तो प्लेटो ने दार्शनिक शासन को शासन की असीमित शक्ति देकर निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यद्यपि प्लेटो ने शासक पर 4 प्रतिबंध का उल्लेख किया है, किंतु ये प्रतिबंध ऐसे नहीं हैं कि उसे निरंकुश बनाने से रोक सके। शासक को असीमित सत्ता प्रदान करने का परिणाम जनहित की दृष्टि से अच्छा नहीं हो सकता। सत्ता का मद स्वाभाविक है और प्लेटो ने दार्शनिक को निरंकुश शासक का अधिकार देकर उनके सत्ता के मद से दूषित और भ्रष्ट होने की आशंका बढ़ा दी है। तो फ्रेंड, हम लोगों ने निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना मतलब कि क्या हो रहा है कि सब एकाधिकार एक शासक को ही दे दिया गया है। यहाँ पे ना ही लोकतांत्रिक है, ना ही कोई आवाज़ उठा सकता है, शासक के ऊपर कोई है ही नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि असीमित शक्तियाँ देने के बाद राजा क्या हो रहा है, निरंकुश का मार्ग बना दिया। तो प्लेटो ने 4 प्रतिबंध तो लगाया है, लेकिन वैसा कोई खास प्रतिबंध नहीं है जो उसे निरंकुश बनने से रोक सके। शासक को अगर असीमित सत्ता प्रदान करने का परिणाम क्या होगा कि जनहित की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा, जो मन करेगा सत्ता का वो करेगा। और हम लोग भी जानते हैं सत्ता का मद स्वाभाविक है। मद मतलब होता है अभिमान, अहंकार। सत्ता का अहंकार स्वाभाविक है। अब प्लेटो निरंकुश शासक बनाकर क्या कर रहा है कि सत्ता का जो लोग जो बनेंगे वो अहंकार से और भ्रष्ट होने की आशंका बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आलोचना है जो आज की डेट में भी लागू होता है। तो इसी में लॉर्ड एक्टन कहना है, एक विचारक है, उनका कहना है सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है।
तो एक विचारक लॉर्ड एक्टन है, उनका कहना है कि सत्ता जो है मनुष्य को भ्रष्ट करती है। अगर उसमें भी जो सत्ता मनुष्य जो सत्ता है उसमें भी अगर निरंकुश सत्ता हो जाए तो वो पूरा तरह से भ्रष्ट कर देगा। दूसरा आलोचना है कि नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत। दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण शक्ति प्रदान कर प्लेटो ने राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता एवं स्वविवेक का अंत कर दिया है। प्लेटोवादी राज्य के नागरिक को तो राज्य की मशीन के जर पुर्जे बनकर रह जाते हैं, जिनकी अपनी कोई चेतना शक्ति नहीं होती। मानव को जर की स्थिति या पशुओं जैसी स्थिति में पहुंचाने वाली व्यवस्था को किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। तो फ्रेंड, दूसरा क्या है, नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत। तो हो ही रहा है, क्योंकि राजा क्या है यहाँ पे निरंकुश है, उनके पास तो नागरिकों के पास स्वतंत्रता है ही नहीं। और स्वविवेक इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके शिक्षा पद्धति में भी क्या था, उनकी न्याय पद्धति में क्या था कि जो जिस कार्य में श्रेष्ठ है बस उसी कार्य को करते रहना। तो यहाँ पे सबको कार्य क्या है कि बट गया कि आपको यही काम करना है, ये नहीं करना है। तो नागरिकों को ना ही स्वतंत्रता मिल रहा है, ना ही स्वविवेक मिल रहा है। तो यहाँ पे नागरिक कैसे हो, एकदम जर पुर्जे की तरह एकदम पशु के समान हो गए, जो किसी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तीसरा क्या है, प्रतिनिधात्मक शासन का विरोध। प्लेटो का दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत न केवल प्रत्यक्ष व प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र को भी नितांत अस्वीकार कर देता है। प्रतिनिधित्वात्मक शासन का विरोध का क्या मतलब होता है कि प्रतिनिधि कि अलग अलग क्षेत्र में जनता का प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे जो जनता का बात करेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। वहाँ पे कुछ चुनिंदे वर्ग हैं जो सिर्फ जो अभिभावक वर्ग हैं वही शासन करेंगे। तो यहाँ से भी इसकी आलोचना की जाती है। चौथा क्या है कि प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। उसका यह विचार कि गुण और ज्ञान के धनी तो केवल कुछ व्यक्ति होते हैं, प्रजातांत्रिक समानता के आधुनिक सिद्धांत के विरुद्ध है। वह अरस्तु की इस बात में जो समानता अधिक सत्य है विश्वास नहीं करता कि संपूर्ण सामूहिक रूप से कुछ दार्शनिक संरक्षकों की तुलना में अधिक बुद्धिमत्ता रखता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत का अवहेलना हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ के पास गुण है, जो गुण है वही कार्य करेगा, अगर एक क्षेत्र में है बस उसी पर कार्य करेगा। तो इस तुलना में भी इसकी आलोचना की जाती है। पांचवा क्या है कि विरोधाभासों से पूर्ण। इसमें सिर्फ विरोधाभास ही है, क्या है समझते हैं। प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत विरोधाभासों से भी पूर्ण है। एक और तो वह अपने दार्शनिक शासक को असीम अधिकार प्रदान करता है, दूसरी ओर वह उस पर चार सैद्धांतिक प्रतिबंध लगाता है। यह निश्चित रूप से एक विरोधाभास है। अब बार्कन ने तो इसे रिपब्लिक का सबसे बड़ा विरोधाभास कहा है। पुरुषों तथा स्त्रियों के समान शिक्षण तथा कार्य एवं पत्नियों के साम्यवाद के विरोधाभास से भी बड़ा। तो विरोधाभास से पूर्ण इसलिए कहा गया क्योंकि एक तरफ क्या कर रहा है कि वह शासक को असीमित अधिकार दे रहा है और दूसरी तरफ चार प्रतिबंध भी लगा रहे। जब आप असीमित अधिकार दे ही रहे हैं तो चार प्रतिबंध लगाना क्या आवश्यक है। तो उसी प्रकार क्या है कि उन्होंने एक बार्कर है, उन्होंने का कहना है कि जो दार्शनिक शासन का जो सिद्धांत है वह उससे पहले जितने भी शासन सिद्धांत हैं उससे भी सबसे बड़ा विरोधाभास है। छठा क्या है कि स्वयं प्लेटो की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब। कुछ आलोचकों की दृष्टि में प्लेटो स्वयं शासक बनना चाहता था और इस उद्देश्य प्रेरित होकर ही उसने अपने दार्शनिक शासक की धारणा का प्रतिपादन किया। एक पॉर्पर है, उसमें विचारक कहना है दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है। तो उनमें से बहुत सारे आलोचकों में से एक आलोचना ये है कि स्वयं प्लेटो महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब दिखता है। प्लेटो खुद चाहता है कि मैं शासक बनूं, तो वह अपना शासक बनने के लिए और अपने उद्देश्य को प्रेरित करने के लिए वह अपने दार्शनिक शासक खोजता है। और उसी में एक विचारक है पॉर्पर, उनका कहना है कि प्लेटो जो है क्या है, अपने आप को स्वयं दार्शनिक शासक समझता है, उसका जो रिपब्लिक है वह शासक बनाए जाने का दावा है। और सातवां आलोचना इस प्रकार है कि दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और अहितकर है। प्लेटो के दार्शनिक शासक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्तव्यों का उचित रूप में संपादन कर सकेंगे, इसमें भी बहुत अधिक संदेह है। अत्यधिक दार्शनिकता शंकीपन उत्पन्न कराती है और उस संकी व्यक्ति का शासन निश्चित रूप से
अन्यायपूर्ण और असंतुलित ही होगा। तो दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित इस प्रकार है कि अगर आप किसी को ही बना रहे हैं, अधिक से अधिक उसको दे रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें एक संकीपन आ जाएगा, वह अच्छे से कार्य भी नहीं कर पाएगा, संपादन नहीं कर पाएगा। तो इसी में उन्होंने, एक इतिहासकार हमें यह बताता है कि अब तक जो है एक ऑस्ट्रिया में जोसेफ द्वितीय जैसे जो दार्शनिक शासक हुए, उनका शासन जनहितकारी और लोकप्रिय नहीं रहा। अभी तक के इतिहास में अगर उठाकर देखा जाए, एक ऑस्ट्रिया के शासक थे जोसेफ द्वितीय, वही एक दार्शनिक शासक हुए जो अच्छे प्रकार से शासन व्यवस्था को संभाला नहीं जा सका। तो इसी संबंध में जोवेट ने लिखा है कि दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर तक देखने वाला होता है या अतीत में पीछे की ओर देखता है, वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता। उसके द्वारा बिना किसी प्रकार की तैयारी और अनुभव के थोड़े ही समय में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा सकता है, जिसका परिणाम निश्चित रूप से अहितकर होगा। तो फ्रेंड, एक विचारक है जोवेट, उनका कहना है कि जो दार्शनिक शासक होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर सोचेंगे या बहुत ही एकदम पास्ट सोचेंगे। मतलब कि उन्हें बहुत भविष्य का चिंता होगा या बहुत ही क्या होगा कि अतीत का चिंता होगा। वो वर्तमान में ज़िंदगी जीते ही नहीं है, जिस कारण से क्या होगा, अगर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होता है तो वहाँ पे वो अच्छे प्रकार से निर्णय नहीं ले पाएगा। तो ये सब आलोचनाएं हैं। तो निष्कर्ष में भी हम लोग देख सकते हैं कि वस्तुतः दार्शनिक शासक की कल्पना तो वास्तविकता का रूप प्रदान करना सरल कार्य नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि इतिहास में कभी भी ऐसे दार्शनिक शासक नहीं देखे गए हैं। तो हम लोग भी जानते हैं कि ऐसे आप प्रैक्टिकली ज़मीनी स्तर पे इसको नहीं अपना सकते हैं। और इसका प्रमाण ये भी है कि आज तक में कहीं भी दार्शनिक शासक नहीं हुआ, और एक दार्शनिक शासक ऑस्ट्रिया में हुआ जोसेफ द्वितीय, तो वो भी अच्छे प्रकार से काज नहीं संभाल पाए। स्वयं प्लेटो भी सिराक्यूज के डियोनिसियस द्वितीय को आदर्श दार्शनिक शासक बनाने का प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग प्लेटो के जीवन परिचय में भी देखा था और समझा था कि जो सिराक्यूज के डियोनिसियस द्वितीय था, उसको भी आदर्श दार्शनिक शासक बनाना चाहते थे, लेकिन उसमें भी क्या असफल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से दार्शनिक राजाओं का शासन को समझने का प्रयास किया है। अब हम लोग अगले वीडियो में आदर्श राज्य, प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।